बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर हूँ। इसमें पीआईपीडी की तरफ से हमारी ये सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। आप इस चैनल पर, आप यूट्यूब पर आप मेरे देख सकते हैं। तो अब तक हमने बहुत एफर्ट की और ये पीआईपीडी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ने बड़े एक बहुत अच्छा प्रोग्राम एचआरस के लिए डेवलप किया है। पूरा ये अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो हम इसका 7th मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छे टॉपिक्स डिस्कस हैं। मैं प्रीवियसली भी कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ अब तक हो चुका है, तो आगे हम अब क्या कर रहे हैं। तो अब हम ये एचआर एज ए लीडर की तरफ जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई क्रिटिकल क्रूशियल है, और ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस के एक दूसरे के साथ बड़ा क्लोजली रिलेशन होता है, और इसी के एक दूसरे को ये ये प्रॉब्लम इसकी क्रिएट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर इमोशंस अगर है तो डेफिनेटली, अगर कंट्रोल नहीं है तो ये कॉन्फ्लिक्ट की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआर मैनेजर। इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लें उतना बेहतर होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि ये अगर एम्प्लॉयज की आपस में इख्तलाफात इसे कहते हैं, शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में, कोई बर्नआउट सिचुएशन, कोई लड़ाई झगड़े, कोई डिसोबीडियंस, और वो डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर उसमें लेने की जरूरत है तो वो लेना। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और क्या तरीके हैं, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो हम देखते हैं कि अब तक जो है ये हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो पीआईपीडी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये इन्होंने जितने भी ये सारी चीज़ें अब तक करा चुके हैं हम, वो हमारी मेरी वीडियोस में इसी में अवेलेबल भी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग के एक पूरा प्रोसेस बताया है किस तरीके से एक जो एचआर डिपार्टमेंट है फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। देन टाइम शीट एंड लीव मैनेजमेंट। तो इसके जरिए अटेंडेंस और एक एम्प्लॉय की जो वर्क टाइम, इसको ये देखा जाता है, जिसके मुताबिक फिर उसका एज ए बेनिफिट्स उसको सैलरी और रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उसी के मुताबिक। तो ये जब टाइम शीट और लीव मैनेजमेंट सिस्टम है इनका, जहाँ पर भी मैनुअल या ऑटोमेटिक सिस्टम से आता है, ऑटोमेटेड सिस्टम से है या सेमी ऑटोमेटेड एक्सेल शीट वगैरह, तो वहां से डायरेक्टली फिर सैलरी मैनेजमेंट शीट पर आ जाता है। अब ये भी इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ज्यादातर आजकल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन फुली ऑटोमेटेड सिस्टम को फॉलो कर रही हैं। तो उसमें एचआर का जो वर्कलोड है बहुत कम हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एक्सेल में किस तरह उसे मैनेज फार्मूला कैसे लगाने हैं, किस तरह करना है, तो वो एवरीथिंग यहाँ पर शो की गई है। तो यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज प्रेजेंटेशंस, और ये हमारे जो लर्निंग सेशंस हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर पेरोल वगैरह का आ जाता है। देन फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन बेनिफिट्स भी बहुत जरूरी है। पेमेंट पेरोल तो आ गया, कंपनसेशन में अदर बेनिफिट्स जो है वो कुछ कुछ लीगल एंड कुछ कंपनीज ओन डेवलप्ड प्रोसेसेस। तो कंपनीज डेवलपमेंट प्रोसेस तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए ये बनाए हुए हैं। तो एचआर को चाहिए कि इन पॉलिसीज को, इन डिपार्टमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको समझें, मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, ये फिर आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसमें ईओबीआई है जो कि ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम है। तो जिस वक्त रिटायरमेंट या कोई डिसेबिलिटी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर फिर ये सपोर्ट करती है व्हेन देयर इज when the person cannot perform and work in any organization। तो वहां पर फिर इसको सपोर्ट मिले। इसी तरह पैसी है, एजुकेशन सेस है, सेसी है, पैसी सेसी सिमिलर चीजें हैं, मुख्तलिफ मामूली डिफरेंसेस के साथ ये इसी तरह है। इसी तरह ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड, एक्सग्रेशिया मैनेजमेंट, ये सारी चीजें कंपनी कुछ करती हैं कुछ नहीं करती हैं। जिस जो करती हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन और ये
हमारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से ये देखा जा सकता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, इसमें बाकी चीजें भी है, एचआर के कंप्लीट प्रोसेस। प्रोसेस के बाद फिर लीडरशिप पर आ जाते हैं, जो कि अब हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है 7, इसमें लीडरशिप की तरफ आ जाते हैं। तो लीडरशिप में चेंज मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट और क्रिटिकल स्टेजेस आ जाती हैं, तो उसमें ये कोचिंग, काउंसलिंग, तो ये सारी चीजें जब मैनेज करते हैं तो ये लीडरशिप पे आते हैं। अच्छा लीडर वही होता है जो इन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो एचआर एज ए लीडर, यहाँ पर आज जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाते हैं, इख्तलाफात आ जाते हैं, तो वहां पर ये आग की तरह ये बढ़ते चले जाते हैं। तो बड़ी तेजी से इसका फिर वो ये दूसरे लोगों तक भी इवन इसकी रीच चली जाती है, और वहां पर ग्रुपिंग और ये एक एक पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं। तो इस चीज को जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए, हमारे अपने एचआर को चाहिए कि इसका प्रोसेस पूरा डेवलप करें, और अपने मैनेजर्स को भी, और खुद खास तौर पर एचआर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो व्हेन देयर इज रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने आप अभी बात की कि कॉन्फ्लिक्ट इज एक इख्तलाफात है, इख्तलाफात आगे शदीद शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये एक है। तो इसका जो सबसे बड़ी वजह होती है, इमोशंस होते हैं। अगर इमोशंस, जब दो लोग इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो कुलीग्स आपस में हो, चाहे वो मैनेजर सुपर वो सबॉर्डिनेट हो, या डिफरेंट मैनेजर्स हो, या डिफरेंट टीमें हो, तो वहां पर इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो प्लेज अ वाइटल रोल। तो इसमें प्लस माइनस, अगर इमोशंस को अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूज किया गया, तो यही हमारी दोस्ती और ये हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे एनहांसमेंट और हमारे ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ जाती है। अगर इसे नेगेटिव किया जाता है तो फिर हम अपने अपने लाइनें अलहदा हो जाती हैं, और फिर ना सिर्फ उन लोगों का काम इफेक्ट होता है, बल्कि उसमें दूसरे लोगों का भी खाम खा एक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, और कम से कम जिसे कहते हैं कि साइलेंट लिसनर, और वो खाम खा अपने काम को छोड़कर उधर तवज्जो देने लग जाते हैं, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती है। तो यहाँ पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी जल्दी से रोका जा सके। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं लीडरशिप से। लीडरशिप है क्या? लीडरशिप बेसिकली यही चीजें हैं कि सबको साथ लेकर चलना। अगर आपकी इफेक्टिव लीडरशिप डेवलप हुई है, तो डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें डिफरेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कल्चर डिफरेंट हैं, लेकिन आप उन्हें किस तरीके से अपने काम की तरफ मैक्सिमम उनका पोटेंशियल को यूटिलाइज कराना है, तो दिस इज लीडरशिप। तो यहाँ पर मैनेजर और लीडर का डिफरेंस भी हो, और खास तौर पर अगर हम देखेंगे तो लीडर बल्कि कहलाने ही नहीं चाहिए अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उस अगर खास और उसके अपनी जात के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं दूसरे लोगों के, तो फिर वो एक अच्छा लीडर नहीं है। तो वो सिर्फ मैनेजर जरूर है, मैनेजर्स के इख्तिलाफ होते हैं, तो लीडर का शिप डेवलप आपने करनी है टू हैव द फॉलोअर्स फॉलो यू। आपको फॉलो करें, खुशी से करें, उन्हें पता है कि भी मैं अपने लीडर को फॉलो करूंगा तो मैं भी कामयाब होऊंगा और टीम भी कामयाब होगी। तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आप दिलाएं। तो यहाँ पर लीडरशिप और मैनेजर का ये डिफरेंस होता है। तो अच्छे लीडर जो होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप सब लोग जानते होंगे, ये नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से यूनाइट किया, उनके ये एक दूसरे के शदीद इख्तिलाफात थे दो ग्रुप्स के, तो किस तरह उनको इकट्ठा किया, और उनको जहां पर एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन थे, वहां पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए, और आज साउथ अफ्रीका रिलेटिवली स्ट्रीमलाइन है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमें भी शायद इसकी जरूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये एक रियल एग्जांपल है कि किस तरह एक लीडर अपने फॉलोअर्स को लेकर चल सकता है, और खास तौर पर यहाँ पर अगर क्लैशेस हो, कोई इस तरह की चीजें, तो वहां पर किस तरह इसे मैनेज किया जाए। तो ये दिस इज रियल एग्जांपल, किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे के साथ नफरतें खत्म की, बल्कि उनकी मोहब्बतें बढ़ाई और शुरू की। तो बिफोर गोइंग टू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चूंकि कॉन्फ्लिक्ट का इमोशन से बहुत बड़ा ताल्लुक है, तो हम पहले इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें।
इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज अ crucial leadership competency that impact your effectiveness in managing people and fostering positive culture. अगर आप इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट करते हैं, आपको इफेक्टिवली यूज करते हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क वर्क कल्चर की तरफ और आपके प्रोसेसेस को और टीम बिल्डिंग को और प्रोसेस को बेहतर करता है। आपके जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। और इसके साथ साथ ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर, अपनी और दूसरों की इमोशंस को दोनों को समझना चाहिए। आप कहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या आपके आप में अच्छी चीजें क्या है कि उस उन इमोशंस को आप यूज करते हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। तो आप अगर एक फ्रेंडली इमोशनल इम्पैक्ट देंगे, लोगों के साथ हंसी मजाक करेंगे, अगर कुछ थोड़े से इख्तलाफात भी हैं तो उनको इग्नोर करके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, हंसी मजाक करेंगे उनके साथ, एक अच्छा उनके अप्रिशिएट करेंगे उनके अच्छे कामों को, तो ये एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। और यही अगर हम इसको गलत यूज करें, क्रिटिसाइज करते रहें, तो यहाँ पर इमोशनल डिस्ट्रैक्शन होगी और वो एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, और वहीं से फिर ये ये यहाँ पर ये उनके इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। तो इट इज एम्फसाइजिंग विद अदर्स फीलिंग्स। तो एम्पैथाइजिंग विद अदर फीलिंग्स का मतलब है कि दूसरों की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई उनकी फीलिंग्स जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, तो उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। तो अगर जो लोग मतलब दूसरे की प्रॉब्लम समझें और उसको रियलाइज करें और उसको फीडबैक उसी तरीके से दें कि वाकई ये आपके साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, और अब व्हाट्स अ सॉल्यूशन, ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन, तो इससे दूसरे को उसको ना सिर्फ वो आगे मजीद इसका जो क्लैशेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होती हैं, बल्कि उसको पॉजिटिव की तरफ, रेजोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो इसी तरह ये डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशनल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो एचआर डिपार्टमेंट या एचआर मैनेजर ये इमोशनल इंटेलिजेंस को इसको समझना चाहिए। और इसका तो कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हमारी बढ़ाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को फेवरेबल करेंगी हमारी वर्क प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए, और हमारी जो एफिशिएंसी और हमारे लोगों की मोरल और मोटिवेशन और उनके कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन को बेहतर करने के लिए। यहाँ पर आप देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ अवेयर। सबसे पहले तो अपने आप को समझना चाहिए कि हम कहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस यूज कर सकते हैं लोगों के साथ, खुश दिली के साथ, लोगों के साथ सपोर्ट, लोगों के साथ हंसी मजाक, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम ये चीजें शो करते हैं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स वाकई हमारे लिए ये उनकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, तो उस दूसरा जो कोलीग है वो आपके साथ कम से कम शेयर करेगा, और शेयर करने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस ऑफ द अदर्स ये बड़ी जरूरी है। तो इसी तरह सेल्फ रेगुलेशन, अपनी अगर इमोशंस आपको मालूम है तो उनको रेगुलेट करना, उसको पॉजिटिव वे में यूज करें, अच्छी चीजों को यूज करें, एम्पैथाइज करें। ठीक है, एम्पैथी। देन सोशल स्किल्स, आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन, आपका बिहेवियर, आपका उनके साथ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लिसनिंग, प्रोबिंग, ये सारी टेक्निक्स यूज करते हुए सोशल स्किल्स को अपना सॉलिड करें, स्ट्रांग करें, अपने टीम बिल्डिंग इंप्रूव करें, टीम प्लेयर बने आप। उसे जितना ज्यादा आप लोगों के साथ घुल मिल कर रहेंगे, सपोर्ट करें और सपोर्ट एक्सपेक्ट करें, तो यही इंटेलिजेंस होती है। तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टूवर्ड्स मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह इमोशनल अवेयरनेस ऑफ अदर्स, तो ये सेल्फ एंड अदर्स दोनों, इसको दूसरों की इमोशंस को समझें, और इससे आगे का जो स्टेप होता है वो ये है कि दूसरे की इमोशंस को कंट्रोल आपने किस तरह किया। ये बहुत बड़ी कॉम्पिटेंसी होती है, और उसमें कोचिंग, इसके सेल्फ वर्दीनेस और उसमें अपनी ट्रस्ट वर्दीनेस, ये चीजें रोल प्ले करती है। जब आपका ट्रस्ट एज ए लीडर डेवलप हो जाता है तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी और आपकी इंपॉर्टेंस देंगे और आपकी रहनुमाई को फॉलो करेंगे।
इसी तरह कल्चरल सेंसिटिविटी, एचआर का रोल होना चाहिए कि अच्छे तरीके से समझे कि लोगों के मुख्तलिफ कल्चर के लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हर एक के क्या इमोशंस होते हैं, उनके क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनमें एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स कैसे बनाया जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉम्पिटेंसी एक एचआर मैनेजर में होनी चाहिए कि किस तरीके से रिजॉल्व करना है। तो ये सजेस्टेड जो स्टेप्स होते हैं उन्हें इफेक्टिव वे में उसे किस तरह लीड कर सकते हैं। तो इसी तरह फीडबैक एंड रिकग्निशन, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। तो जहां पर कभी कोई अ, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या इमोशनल डिफरेंसेस आते हैं या इमोशनल आप नेगेटिविटी देखते हैं या पॉजिटिविटी है, तो वहां पर फीडबैक बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव देना चाहिए एचआर को। तो वो उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि किस तरीके से कि वो लोगों को इनकरेज करता है और अच्छी चीजों में और डिस्करेज करता है ये नेगेटिव चीजों में। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है इन डिसीजन मेकिंग इवन। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा। तो अगर इमोशनल इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए अगर जो भी डिसीजन करते हैं, अगर डिसीजन कर लिया थोड़ा इमोशनल अगर उसका फैक्टर है तो कम्युनिकेशन आगे उसकी करें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सो दैट कि अगर उसमें कोई नेगेटिविटी थोड़ी बहुत नजर लोगों को आती है तो उसको पॉजिटिव वे में आप एक्सप्रेस करें। इसी तरह चेंज मैनेजमेंट, तो ये डिसीजन मेकिंग, चेंज मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी हमारे दूसरे टॉपिक्स अवेलेबल भी हैं, वो आप मजीद इसे डेप्थ में देख सकते हैं। इसी तरह बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन टीम और अदर पीपल, तो ये लीडरशिप कैपेबिलिटी कहलाती है। तो ये टॉपिक्स अलहदा से भी इनमें से बहुत से अवेलेबल हैं जो कि लीडरशिप में डायरेक्ट है। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर हम इसको अ, एक अच्छा एचआर मैनेजर इसको समझ भी लेता है और उसको कैपेबल है कि उसको अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो उसको लोगों की इमोशंस को कंट्रोल करने का फन आता है, तो वो एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए इसमें ये डिफरेंट चीजें मैं ये हम डिस्कस करते हैं। इट इज नंबर वन, क्रिटिकल लीडरशिप कॉम्पिटेंसी। तो लीडर बनता ही हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के काबिल होता है। वंस योर क्रेडिबिलिटी इज एस्टेब्लिश, तो ये समटाइम ऑटोमेटिकली, ये आपका सिर्फ आप डिस्कस करने जाएंगे तो आपके वर्थ जो है ना वो पहले से एस्टेब्लिश हुई है, तो वो लेकिन आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसको भी आपने लेकर जाना ताकि ये आइंदा भी आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस इंप्रूव हो और उसके अलावा इस प्रोसेस को आप रिजॉल्व करें ऐसा तरीके से कि दोनों पार्टी हैं या जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें वो खुश दिली से इसको एक्सेप्ट करें आपके डिसीजन या जो भी उन्होंने मिलकर डिसीजन बनाया किया। इट ऑल्सो फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्रिएशन एचआर का रोल काम है। तो एचआर अगर अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो टाइमली एड्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और उनको मैनेज करें जिस तरह भी उसको पॉजिटिव वे में लेकर आए, तो यहाँ पर एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। देन इज मेंटेन एम्प्लॉय मोरल। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो सब कुछ दिल्ली से काम करेंगे, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, मोटिवेशन और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड इंप्रूवमेंट गोल अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। देन इज एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। अल्टीमेटली तो यही मेन गोल है। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए किन चीजों की जरूरत है, ये हम डिफरेंट चीजें देखेंगे और उसके बाद मैं लास्ट में फाइनलाइज इसको स्टेप वाइज भी कर दूंगा। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कभी मेरे दूसरे प्रेजेंटेशंस में भी मैंने ये इसका जैसे चेंज मैनेजमेंट है, कोचिंग है, तो लिसनिंग एंड प्रोबिंग ये बड़ा रोल प्ले कर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है कि हम दूसरे की बात सुन रहे हैं और ऐसे पोज कर रहे हैं, वो हम इंप्रेशन दे रहे हैं कि हम उसकी बात को अच्छी तरह समझ भी रहे हैं और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम जिस वक्त कोई बात कर रहा हो तो हम थोड़ा आगे को झुक जाएं जैसे हम उसको गौर से सुन रहे हैं, और या फिर हम यस ओके आई अंडरस्टैंड इट्स, आई अंडरस्टैंड दिस इज योर प्रॉब्लम, या मैं समझता हूँ कि ये वाकई ये आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो इस तरह के जब बात बीच में बोलते रहेंगे आप तो उससे दूसरा
ये अंडरस्टैंड करेगा कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं। तो इसी को हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, कि सुन तो रहे हैं लेकिन आप दूसरे को भी ये इंप्रेशन दें कि यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिज वर्डिंग। देन कम इज एम्पैथी। लिसनिंग एम्पैथी ही होती है। आप अगर सुन रहे हैं, बीच में से उसके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसी चीज को, चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, आप एक के साथ एग्री नहीं करें किसी के साथ, ये दिस इज क्रिटिकल पॉइंट हियर। तो वरना दूसरी पार्टी का लो जी ये तो इनके साथ, ये इसकी बात को आप सिर्फ समझे। तो ये बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है कि कहाँ पर सिर्फ एग्री करना है, एग्री मीन एग्री नहीं करना, सॉरी, उसके साथ हमदर्दी का एहसास इजहार करना है कि यस आई अंडरस्टैंड दिस इज कंसर्न। तो ये इसको रिजॉल्व होना है। तो हाउ कैन वी रिजॉल्व, तो ये हम आगे देखते। मीडिएशन, बराबरी की बुनियाद पर दोनों को, एक दोनों पार्टियों को, या जितनी भी पार्टी हैं उन सबको इक्वल बेसिस पर ये प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। और इसके अलावा इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है ना वो भी आनी चाहिए एक अच्छे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर को। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे पहले ही मैंने बात की बड़े डिटेल में, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशंस ही हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, या इमोशन ही हमें एक मोटिवेशन और या कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की तरफ ले, फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी ये भी आनी चाहिए, मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी। अब इसी तरह असर्टिवनेस है, यहाँ पर हमें असर्टिवनेस मीन के मतलब प्रॉब्लम को समझते हुए और सिचुएशन को समझते हुए एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करना और कन्विंसिंग वे में दूसरों को समझाना, ये असर्टिवनेस है। असर्टिवनेस और एग्रेसिवनेस में थोड़ा सा फर्क है। एग्रेसिवनेस नेगेटिव वे में या वैसे जनरलाइज होती है। असर्टिवनेस जो होती है वो एक पॉजिटिव वे में, हम कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज की है हमारी। इसी तरह क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी, ये डिफरेंट, अगर कल्चर को अच्छे तरीके से समझ रहा है एचआर मैनेजर या जो लीडर है, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रोल प्ले कर रहा है या उसमें प्रोसेस में जा रहा है, तो उसको क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके इख्तलाफात समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के कल्चर को ना समझने की वजह से, या उनकी रवायात के खिलाफ कोई बात करने में एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये यू कैन अंडरस्टैंड, ये आए दिन हमारे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो ये सॉल्यूशन भी निकल आते हैं अगर अच्छे लोग, अच्छे मैनेजर और अच्छे एचआर लीडर्स मौजूद हैं। इसके अलावा एचआर मैनेजर को या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर को पॉलिसी और प्रोसीजर की नॉलेज होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज। कोई किसी के साथ अनड्यू फेवर नहीं इससे होगी। ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टैंड कि हम ये जनाब, ये तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, ऐसे हमें चलना है, और यहाँ पर आपने गलती की, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर कभी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो ये हम उसे आइंदा के लिए हमारे लिए तो पनिश ना करें, लेकिन कम से कम उसे ये बताया जाएगा। अगर वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में आई है, तो वहां पर फिर दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये यहाँ पर वन वे इज टू, फिर उसका कोई जो डिसीजन मेकिंग में वहां पर आ जाता है। तो वहां पर अगर किसी ने कोई ब्लंडर किया, जानबूझकर किया और उस पर रिजिड है, तो वहां पर फिर कुछ डिसीजन लेना है आपने, फिर वहां पर कोचिंग या काउंसलिंग या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जनरल अप्रोच नहीं, बल्कि वहां पर फिर आपने क्लियर कट डिसीजन लेना है। तो लेकिन अच्छा मैनेजर या अच्छा लीडर वही होता है जिसे उस स्टेज तक ना जाना पड़े, कि वो फिर खुद से वन साइडेड डिसीजन ले। तो टीम बिल्डिंग ऐसी तरह, ये उसके कॉम्पिटेंसीज होने से किस तरह लोगों को एज ए टीम लेकर चलना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज को डॉक्यूमेंट करना आना चाहिए उसको, उसे पता होना चाहिए कि क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि अगर आइंदा कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पिछले रेफरेंस को यूज किया जाए, और वो किसी किसी भी आगे फिर मजीद डिसिप्लिनरी एक्शन में खास तौर पर उसको वाइटल। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। इसको आप अगर समराइज करें तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाती है। नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, गैदर इंफॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट पीपल, जो जो इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं इस फैक्टर्स हैं, और जो जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उन सबके से गैदर, और या जो लोग इनके साथ अटैच,
उनसे इंफॉर्मेशन लें। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, इसे रेजोल्यूशन मीटिंग या मीडिएशन मीटिंग कहते हैं। तो ये मीटिंग अब इसके दौरान भी बड़ा क्रिटिकल, इसमें एक अच्छा एचआर मैनेजर को इसकी कंप्लीट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे किन स्टेजेस पर जाकर किस तरह बिहेव करना है, और कहाँ पर इवन अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मीटिंग चल रही है और वो एक्सट्रीमनेस पर आए थे तो उसको कहाँ पर ख़त्म करना है और फिर अपना डिसीजन खुद लेने हैं या उन्हें टाइम देना है। तो ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है। एक्सप्लोर द सॉल्यूशन एंड रीच एन एग्रीमेंट, किसी एक एग्रीमेंट पर रीच करें और उसमें एक वो ट्रांसपेरेंट और एक एथिकल अप्रोच के साथ उस पर डिसीजन को और रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए एक क्लियर कट डिसीजन दे, वो एग्रीमेंट पर आना चाहिए। डिसीजन दें मतलब सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें फिर एग्रीमेंट आए तो दैट विल बी डिसाइड। तो फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस है, तो इसको वन बाय वन हम देखते हैं। नंबर वन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट, बी प्रोएक्टिव। आप सबसे अच्छा ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट दूसरों तक पहुंचने से पहले आपको पता चले। इतना अच्छा एक मैनेजर होना चाहिए। एचआर मैनेजर ठीक है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन मीटिंग्स में कहीं कभी कभार उनका इंटरेक्शन होता है तो वहां पर वो सेंस करें, जितनी जल्दी सेंस कर लेंगे उतना बेहतर है। तो ये एचआर मैनेजर से ज्यादा ये फिट होती है टुवर्ड्स लाइन मैनेजर्स, जिनका हर वक्त इनके साथ कोलीग्स के साथ होते हैं। तो उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि कहीं अगर कोई चीज नजर आती है तो वो फिर डायरेक्ट रिपोर्ट करें इफ नेसेसरी, नहीं तो खुद सॉल्व करें इसे। और इसमें इसमें प्रोएक्टिविटी के साथ मॉनिटरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड स्टे अट्यून्ड विद द, तो ट्यून अप रहना चाहिए एंड द साइन ऑफ टेंशन। तो ये साइन ऑफ टेंशन एंड डिसएग्रीमेंट जो है ना, ये टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना चाहिए कि लोगों के अगर साइन नजर आ रहे हैं, कहीं कोई नजर आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ इख्तलाफात कर रहे हैं, तो छोटी सी वर्डिंग आपकी आई ट्विस्टिंग से पता चल जाता है कि ये जनाब अपने मैनेजर को किस तरीके से या अपने कुलीग को किस तरीके से जनाब देख रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग कुछ मिल जाती है। तो वहां पर फिर आपको एचआर मैनेजर को इन्वॉल्व होना शुरू हो जाना चाहिए, सो दैट के एक रिस्पेक्टफुल वे में दोनों को, अगर जो चीजें डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको मैनेज करें। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच बड़ी जरूरी है। लिसन टू द एम्प्लॉयज फीडबैक एंड कंसर्न, उनके कंसर्न्स को फिर समझें। तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, ये बिफोर मीटिंग ये हो जानी चाहिए। फिर जब उनके प्रॉब्लम समझ लेंगे तो इंफॉर्मेशन गैदर, कहाँ कहाँ कब कब ये चीजें इससे रिलेटेड बातें होती रही हैं, जो अगर इख्तिलाफात हुए हैं तो उसके साथ और भी चीजें लिंक करेंगे। सिर्फ एक ही बात पर एकदम नहीं, ये इख्तिलाफात नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। तो उससे रिलेटेड डाटा डेवलप गैदर करना चाहिए। अगर तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है और कोई ऐसा उसमें कोई वर्डिंग है किसी चीज की वजह से, कोई कल्चरल कोई ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई हमने कोई ऐसी बात कर दी है तो उससे इख्तलाफात हुए हैं, तो वो तो आसानी से अगर ये पुरानी चपकलिश कोई चली आ रही तो उसको फिर जरा हैंडल करना मुश्किल है। तो इसके लिए फिर अगर एक तो लोगों के साथ डाटा को कलेक्ट करें, फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस विद डिफरेंट पीपल, जो इनको जो इनसे रिलेटेड है, और उन लोगों से ड्यूरिंग द सेशन या पहले भी किया जा सकता है जो जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह मीडिएशन मीटिंग है, फैसिलिटेट है मीडिएशन और रेजोल्यूशन मीटिंग है, इसको मैनेज करना है। अब इसको टाइम, एक कंफर्टेबिलिटी और जब दोनों पार्टियां आती हैं या जितने भी लोग आते हैं उनके साथ डिस्कशन, कॉन्फ्लिक्ट मीन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब इख्तिलाफ है तो वो वहां पर क्यों ऐसा हुआ, तो ये सारा कुछ इसको आपने ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरह लेकर चले। ये भी एक कोचिंग प्रोसेस की तरह ही एक कम्युनिकेशन मीटिंग होती है, टू वे कम्युनिकेशन होती है, तमाम पार्टियों के साथ डिस्कशन होती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नेगेटिविटी है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एनवायरनमेंट होती है, तो यहाँ पर खास तौर पर लिसनिंग और उसमें ये कहीं अपने कमेंट्स देते हुए
किसी पार्टी की तरफ झुकाव आपका शो नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। बाकी ये है कि ऑल पार्टीज कम टुगेदर टू डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जब हम, तो वहां पर सबसे पहले ये देखना है कि सेफ एंड न्यूट्रल एनवायरनमेंट आपने वहां पर क्रिएट करना है। वहां पर पहले से ये नहीं डिसाइड करना कि तूने ये गलती की या ये सारा तेरा कसूर है। हाँ, मजाक में बाज का इतनी वो क्रेडिबिलिटी होती है कि वो एक मजाक में बात ले जाते हैं तो दूसरा अंडरस्टैंड करें, बट इट इज वेरी क्रिटिकल। ये अगर आपकी कॉम्पिटेंसी है तो ऐसी बातें करें, वरना पता चले कि एचआर मैनेजर भी उसमें एक और शामिल हो गया कॉन्फ्लिक्ट में। तो एक्ट एज ए मीडिएटर फैसिलिटेटिंग द कन्वर्सेशन, दोनों की जो कन्वर्सेशन है उसको आप एक दूसरे की बातों को थ्रू योर सेल्फ ये समझें और आगे दूसरों को उसे ट्रांसलेट करें। ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, और इसी में यही जिन लोगों की समझदारी होती है वो आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे कंट्री लेवल या किसी कम्युनिटी लेवल पर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कुछ लोगों में इनबिल्ट ये सलाहियत होती है। वो सलाहियत क्या है? बस सिर्फ इमोशनल कंट्रोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एंड लिसनिंग। तो वहां पर भी जब वो डिसीजन देते हैं तो लोग उसको एक रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो इन चीजों को अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये जो मीटिंग के दौरान रेजोल्यूशन मीटिंग या मीडिएशन मीटिंग है तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और वहां पर आपका जितनी जल्दी आप इसे किसी कंक्लूजन की तरफ ले आए और एक एक अच्छा डिसीजन लें, दैट विल बी प्रोडक्टिव बोथ कोलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 4 इसमें फिर आ जाता है एक्सप्लोर द सॉल्यूशन। आप डिफरेंट सॉल्यूशन निकालें, ब्रेनस्टॉर्म द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टुगेदर, पार्टियों के साथ मिलकर कि भी अब इसका क्या हल हो सकता है। तो जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है जो आप भी समझते हैं और वाकई दोनों लोगों के लिए इफेक्टिव होगा तो और वो एक्सेप्टेबल होगा तो उस सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। फोकस ऑन फाइंडिंग विन विन सिचुएशन, यही दोनों की जब अगर दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, इवन विन विन दोनों का फायदा है, तो उस सॉल्यूशन की तरफ आना चाहिए। हेल्प ईच पार्टी अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को व्यू पॉइंट को समझें और उसको अंडरस्टैंड करें और उसको हेल्प करें। तो ये एचआर इस पे हेल्पिंग रोल खास तौर पर क्रिएट करवा सकते हैं। गाइड द डिस्कशन टुवर्ड्स रेजोल्यूशन, कि अब असल चीज है कि हमने ठीक है बातें सुन ली, उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया कहाँ पर किसकी गलती थी क्या हुआ, तो गलती को गलती की हद तक रखें, ना कि उसे जुर्म की हैसियत। तो अगर जुर्म है तो वो तो फिर एक डिसिप्लिनरी एक्शन आपने लेना है, लेकिन उसको एक अच्छा लीडर, अच्छा एचआर लीडर वही होगा जो यहाँ पर रेजोल्यूशन की तरफ जाए। और उसके बाद फिर इसको पोस्ट कॉल्स इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट मीटिंग अगर एग्रीमेंट आ गया उसको फिर देखें कि क्या वाकई ये इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि या यहाँ से जनाब जाकर ठीक है ये अब बाहर जाकर पूछूंगा मैं। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं हो रही, अदरवाइज ये तो यहाँ पर फिर पोस्ट मीटिंग इनके एसेस भी करते रहना चाहिए कि अब कितना चेंज आई है दोनों या जितनी भी पार्टी है। तो एक पैटर्न इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, तो दिस विद दिस अगर एक अच्छी ये कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है अच्छे तरीके से, तो वो यकीनन ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ डिस्ट्रक्शन से बचा देती है बल्कि मजीद पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है। तो विद दिस आई एम श्योर कि यू विल बी कॉम्पिटेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, और उसमें आप अपना रोल प्ले करेंगे और करना चाहिए, और एवरी टाइम बल्कि प्रोएक्टिवली असेस करते रहना चाहिए कि कहाँ पर ये पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो उनके मेजर्स पहले से लेने चाहिए और उसमें अलर्ट करवा देना चाहिए मैनेजर्स को। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और इसमें हम इसे तो मजीद भी आप अगर इसमें देखना चाहें तो वीडियोस वगैरह आपके पास अवेलेबल हो।